हेलो एवरीवन, पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज इस क्लास में पार्ट फर्स्ट यानी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी का मैथ प्रैक्टिस सेट पार्ट फर्स्ट लेकर के उपस्थित हूँ। आज का सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है ए कोई काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उसे करते हैं। यदि ए और बी मिलकर के 10 दिन में करता है तो सी अकेला 50 दिन में करता है। यहाँ पर क्लियर कर दिया है, यहाँ पर क्लियर कर दिया है, क्लियर किया है कि ए प्लस क्लियर किया है कि ए प्लस बी जो है मिल करके 10 दिन में करता है और सी अकेला करता है 50 दिन में करता है। क्लियर है। शुरू में क्या कहा है कि ए कोई काम को उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी कर सकता है। यानी एक चीज क्लियर हो गया कि ए बराबर बी प्लस सी। यहाँ तो एक चीज क्लियर है कि ए बराबर बी प्लस सी। अब यहाँ से क्या करते हैं कि दोनों का क्षमता निकालेंगे। टोटल इसका एलसीएम क्या होगा 50, यानी टोटल इस प्रोजेक्ट में 50 यूनिट का वर्क है। टोटल 50 यूनिट का वर्क है। अब यहाँ पर ए और बी का संयुक्त क्षमता कितना हो जाएगा 5 अनुपात हो गया। और सी का क्षमता कितना हो जाएगा, सी का क्षमता 1 अनुपात हो गया। सी का क्षमता 1 हो गया और ए और बी का क्षमता 5 हो गया। यहाँ से हमको क्या करना है कि बी अकेला काम कितना दिन में करता है, बी का निकालना है। तो इस टोटल प्रोजेक्ट में 50 यूनिट का वर्क है। इस प्रोजेक्ट में टोटल हमारा 50 यूनिट का वर्क है, 50 यूनिट का वर्क है। तो बी का पहले क्षमता निकालने का कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए प्लस बी में से सी का क्षमता घटाएंगे। ए और बी का क्षमता था 5 अनुपात और इसका क्षमता था 1, यानी 5 से 1 घटेगा कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ पर देखा जाए कि ए यानी ए बराबर हमारा इक्वेशन पहले था ए जितने समय में करता है उतने समय में बी और सी करता है, यानी ए बराबर बी सी। तो जहाँ पर ए रहेगा वहाँ पर बी प्लस सी हम दे सकते हैं। प्लस बी माइनस सी दिया हुआ है, सी हमारा कैंसिल होगा बराबर 4, यानी 2b बराबर हो गया 4। तो b बराबर कितना हो गया b बराबर 2, यानी b का यानी क्षमता b का कितना आया, b का क्षमता आ गया हमारा 2 अनुपात। तो चूंकि इस प्रोजेक्ट में टोटल 40 यूनिट का वर्क है तो b पूरा करेगा कितना समय में, b पूरा करेगा बराबर कितना समय में। तो टोटल है 50 वर्क और क्षमता कितनी है 2 है। तो टोटल वर्क में जब क्षमता से भाग करते हैं तो यहाँ पर हमको ये चीज मिलता है कि पूरा वर्क कितना समय में पूरा हो जाएगा, पूरा वर्क 25 दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के जो भी प्रश्न होंगे तो उनका कार्य क्षमता का रेशियो निकालिए। कार्य क्षमता के रेशियो के अनुसार बहुत सिंपल मेथड से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया। यदि ए की चाल इतनी मीटर है, कहने का मतलब ये है कि ए ने बी को 15 सेकंड में हराया, यानी कि बी जो है ए से 15 सेकंड ज्यादा समय लिया है। तो ए का समय पहले इसमें निकाल लेते हैं, ए का समय निकाल लेते हैं। इसमें ए ने कितना समय लिया, ए का समय निकाल लिया जाए तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी दिया है हमारा 800 मीटर, तो दूरी हमारा है मीटर में और चाल ए का है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस मीटर को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा दूरी। तो दूरी क्या हो जाएगा 1000 से इसमें भाग कर दिया, यानी दूरी हमारा किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। चाल हमारा कितना है, चाल हमारा है 8, चाल हमारा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 से इसमें भाग कर देंगे, 00 से 00 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, यानी समय कितना मिल गया, समय हमको 1/10 घंटा समय मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/10 घंटा मिल गया तो इसको 60 से गुना करके मिनट में कन्वर्ट करेंगे, यानी 6 मिनट का समय किसने लिया, 6 मिनट का समय ए लिया। तो बी का समय कितना हो जाएगा, आपको तो अब क्लियर हो गया होगा कि बी का समय कितना होगा, ये 6 घंटा लेता है और बी जो है उससे 15 सेकंड ज्यादा लेता है। यानी बी का समय 6 मिनट 15 सेकंड को भी 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर देंगे।
तो बी जो है, बी का समय कितना हो जाएगा 6 मिनट 15 सेकेंड। तो इसको पूरा मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 15 चौका 60 यानी 6 चौका 24, 1 25/4 हमारा किसका समय हो गया, 25/4 मिनट का समय कौन लेता है, बी लेता है। तो बी का हमको चाल निकालनी है, बी का चाल निकालनी है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। दूरी आपका कितना है, इसमें दूरी आपका 800 मीटर दिया गया है, इसको हम 1000 से भाग करेंगे, ये किलोमीटर में आ गया। दूरी हमारा मीटर में था, 1000 से भाग करके किलोमीटर में ला दिए। तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। समय कितना दिया गया है, तो समय आपका दिया गया है 25/4 दिया गया है, 25/4 समय दिया गया। तो अपने सुविधा के लिए 4 को हम ऊपर भेजेंगे, और ये क्या था, ये था आपका मिनट में, लेकिन इसको घंटा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको चाल किस में होना चाहिए, चाल हमको किलोमीटर प्रति घंटा वाला चाल चाहिए। तो दूरी तो हमारा किलोमीटर में है और समय मिनट में है, तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे और अपनी सुविधा के लिए 60 को हम ऊपर भेज देंगे, 60 को अपने सुविधा के लिए ऊपर भेज देंगे। यहाँ कैलकुलेशन किया जाए, नॉर्मल कैलकुलेशन आपका होगा, यहाँ कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 200 चौके हो जाएगा, 205 1000 हो गया, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करेंगे, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 12 बार में हो गया। और कोई कटने वाला डिजिट, और कोई कटने वाला डिजिट नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको 192/25। कहने का मतलब ये है कि 7.17/25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल हो गया, किसका चाल हो गया, ये बी का चाल हो गया, ये हो गया, यानी 7.17/25 ऑप्शन नंबर 1 ये बी का चाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में दिया गया है x + 1/x बराबर 3 है, तो इसका वैल्यू निकालना है। यहां पर ध्यान देंगे कि जो दिया गया है वैल्यू निकालने वाला डिजिट, उसमें ऊपर और नीचे x से हम डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं। तो इस डिजिट को जब हम x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 1/x में जब x से डिवाइड करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। अब नीचे वाला में भी हम x से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर को जब x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, -x। इसमें जब हम x से डिवाइड करेंगे तो x/x यानी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 को जब x से डिवाइड करेंगे तो 1/x हो गया। चलिए क्लियर है इतना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा सिंपल डिजिट दिया हुआ था, तो इसको जब स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। देखिए अगर सिंपल डिजिट दिया है जब उसको स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा, और प्लस जब इधर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब प्लस इधर रहेगा इसको जब स्क्वायर में ले जाएंगे तो उसके बराबर वाले डिजिट का स्क्वायर -2 हो जाता है। क्या हो जाता है, स्क्वायर -2। तो 3 का स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा, यानी x² + 1/x² बराबर 7 निकाल चुके हैं। अब वैल्यू हमको रखना है, फटाफट वैल्यू रख देंगे, तो इसका वैल्यू 7 है, और x + 1/x ये दोनों को हम एक साथ करेंगे तो x + 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और -1 यहाँ पुट करेंगे, ये हो गया आपका 7/2 हो गया। इस तरह के ध्यान देंगे, जब इस तरह का कोई भी इक्वेशन दिया गया हो और सिंपल में जब ये फॉर्मेट दिया है, तो उसमें सबसे पहले बैलेंस कीजिए, बैलेंस वैसा कीजिए कि इसके पैटर्न पर ये आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, हम x से डिवाइड करेंगे, जैसा इक्वेशन का सिचुएशन रहेगा उस तरह से डिवाइड करेंगे। ऐसे आपको एडवांस का सीरीज मेरा आ रहा है, एडवांस के बहुत ही मशहूर टीचर आपके सामने रहेंगे, सोमवार से उनका सेशन आपको स्टार्ट हो रहा है अलजेब्रा से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x = a + 1/a तथा y = a - 1/a हो तो इसका वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए, ये दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं कि x² का स्क्वायर प्लस y² का स्क्वायर -2 × x² × y², ये दिया हुआ है। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये a² + b² -2a × b का फॉर्मेट है, तो इसको तो आप लिख सकते हैं a² - b² का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, a² - b² को आप लिख सकते हैं a + b
इंटू ए माइनस बी और पूरा का और हमारा क्या है, पूरा का स्क्वायर भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं, x बराबर दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है, तो x प्लस वाई का वैल्यू अगर हमको चाहिए तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी x का वैल्यू तो हमारा ये है, y का वैल्यू क्या है, y प्लस बीच में y का वैल्यू हमारा a माइनस 1/a है, प्लस माइनस कैंसिल बराबर हो जाएगा ये 2a, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर चलिए 2a हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 1/a माइनस a हो जाएगा, और माइनस वाला इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू हो जाएगा 2/a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 2/a रखेंगे, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का स्क्वायर, दो दूनी का 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, दो दूनी का 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना होगा कि उसका पैटर्न क्या है, किस रूप में उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यदि x माइनस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर करेंगे क्या, इसको देखिए बनाने का दो तरीका है, बनाने का दो तरीका है। एक तो आप ऐसे देखिए ना जी, x बराबर क्या रखेंगे और y बराबर क्या रखेंगे, तो 4 रखेंगे, x बराबर y बराबर 2 रखेंगे, 4 से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 हो गया, तो x बराबर 4 हो गया, y बराबर 2 हो गया, उस रूप में रखेंगे, 4 2 6 का स्क्वायर 36 हो गया। लेकिन इसका प्रोसेस क्या है, मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूं कि x माइनस वाई बराबर दिया है 2, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया जाए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 हो गया, और इसका वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है 20 दिया हुआ है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई बराबर 4 दिया हुआ है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर माइनस 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो x प्लस वाई का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया आपके क्वेश्चन में 20 दिया हुआ है, प्लस x इंटू वाई का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 8 निकाल चुके हैं, तो यहाँ 8 रखेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, बराबर, यानी कि x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया, 36 मिल गया। वही चीज है, x बराबर 4 y बराबर 2, इस तरह का क्वेश्चन में देखिए जितना क्वेश्चन होता है बहुत इजी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, दिया गया है कि गलत वजन होगा, यहाँ पर गलत वजन का प्रयोग करके एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय 12% तक का धोखा देता है। तो फल दुकानदार ने क्या किया, खरीदा और खरीदने के बाद बेचा, तो खरीदते समय 12% कमाया, यानी कि 12% कमाया, तो वहां पर कितना में खरीदा उसको, 88 में खरीदा, क्योंकि 12% तो धोखा दे दिया जहां पर खरीदा, गलत बाट का प्रयोग किया होगा, गलत वजन यानी गलत बाट का प्रयोग किया, यानी 88 में खरीदा, और 12% का धोखा देता है कब, बेचते समय भी, खरीदते समय तो दे करके 88 में खरीद लिया, और बेचते समय 12% का धोखा दिया, यानी कि 112 में उसको सेल किया। तो अब यहां से आप खुद ही बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, तो 88 में खरीदा है, 112 में बेचा है, तो लाभ कितना का हुआ, 24 रुपये का लाभ होगा, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 हो जाएगा, क्रैमुल हो जाएगा। यहां से सिंपल कैलकुलेशन मेरा रहेगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, 8 11 हो गया ये, यानी कि हो जाएगा आपका 300/11, ये कटेगा 3 दूना 11 दूना का 22 हो जाएगा, 8 0 11 7 77 हो गया, 3 0 11 दूनी का 22 हो जाएगा, फिर 11 7 77, इस रूप में 27.27% उसको क्या हो गया, 27.27% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया कि 7 दर्जी एक सूट
36 घंटे में सिलते हैं तो 12 सूट सिलने में 13 दर्जी कितने समय लेंगे? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए 7 गो दर्जी 26 घंटा में 1 सूट सिलता है, वर्क नीचे रहता है। अब क्या हो रहा है, आगे कह रहा है कि 12 सूट यानी 12 गो वर्क करना है तो 13 दर्जी कितने समय लेंगे? तो 26 घंटा का पहले समय लग रहा है, अब कितने घंटे का समय लगेगा? यहां से देखा जाए 13 दूनी का 26, 13 दूनी का 26, ये हो जाएगा 7 दूना 14 बराहा, 7 दूना 14 बराहा हो जाएगा, यानी 1 से बराबर हो जाएगा 168 घंटा का समय लगेगा। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं कि दिन दिया हुआ है, सारा ऑप्शन में दिन दिया हुआ है और हमारा क्या है 168 घंटा आया है। तो एक दिन में कितना घंटा? एक दिन में 24 घंटा होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दिन में लाने के लिए 24 से भाग करेंगे तो 24 आते 168 दिन का समय पूरा उस दर्जी को लग जाएगा। यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक बनाना होगा, ये नहीं कि 168 है तुरंत टिक करे, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में इतना रन बनाता है तो उसका औसत 3 से बढ़ जाता है। 17वीं पारी में न बनाया जी, हाँ 17वीं के पारी के पहले क्या था उस चीज को टारगेट करेंगे, ये ध्यान देंगे। एवरेज का बहुत ही चलता फिरता क्वेश्चन है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे क्या कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है तो 16वीं पारी तक रन कितना था उसका, 16वीं पारी तक का उसका औसत रन क्या था, उसका औसत रन क्या था, x था। 16वीं पारी तक औसत क्या था, x था। तो 16वीं पारी तक उसने कितना रन बनाया, कुल रन कितना बनाया था, कुल रन बनाया था 16x। यहां ध्यान दीजिएगा, क्या 16x बनाया था, यानी कि 16 पारी तक तो 16x बनाया था। अब आगे जब बढ़ा तो 17वीं पारी मिला, क्या मिला, 16वीं पारी के रनों का टोटल योगफल जो था, आपको कुल योगफल कितना था, 16x रन था। आगे 17वीं पारी में उसने 87 रन बनाया, तो ये जो योगफल मिला 17 पारी का योगफल मिल गया, ये योगफल हमारा 17 पारी के रनों का योगफल मिल गया। तो 17 पारी के रनों का योगफल हमारा इतना हुआ, लेकिन 17 पारी के बाद उसका औसत क्या हुआ, यानी कि 17 पारी का उसका औसत पर क्या प्रभाव पड़ा, 17 पारी का औसत क्या हुआ, 3 से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया, यानी 17 पारी का योगफल कितना हो गया, 17 इंटू एक्स प्लस 3 हो गया। इतना योगफल इतना हुआ, लेकिन हुआ कितना, तो 17 इंटू एक्स प्लस 3, 17 पारी का योगफल बराबर 17 पारी का योगफल। यहां से नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, हो जाएगा आपका 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 17 तिया 51 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इज इक्वल टू हो गया 36 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, उसका नया औसत क्या होगा, तो 17 पारी के बाद औसत, नया औसत ये ना था, x प्लस 3 हो गया था, तो नया औसत उसका क्या हो जाएगा, नया औसत x प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 39 हो गया। ऑप्शन नंबर सी नया औसत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है दादा और दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, दादा और दादी की औसत आयु 65 वर्ष है, यानी कि दादा प्लस दादी का आयु का योगफल क्या हो जाएगा, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या, तो 2 मेंबर है, यानी कि आयु का योगफल हो गया 130 हो गया। अगर पोती की आयु जोड़ दी जाए, पोती की आयु जोड़ दी जाए तो तीनों का औसत घट करके 50 बरस हो गया। तो अब तीनों का हमको योगफल निकालना है, यानी दादा प्लस दादी प्लस पोती, 3 मेंबर हैं और तीनों मेंबर का औसत 50 दिया है, तो योगफल बराबर औसत गुने संख्या, तो तीनों का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर पूछा गया है कि पोती का उम्र क्या होगा, पोती कितने उम्र के थी, तो दादा प्लस दादी की आयु अलग दिया हुआ है, दादा दादी और पोती की आयु अलग दिया है, तो पोती का निकालना है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, यानी पोती का उम्र कितना हो जाएगा, 20 बरस हो जाएगा, 20 बरस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है राम ने आधा पनीर सोमवार को खाया और शेष का आधा पनीर मंगलवार को खाया, इस प्रकार आगे भी जारी रखा तो उसने इस पैटर्न का एक सप्ताह तक अनुसरण किया। तो ये ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और आज मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं कि आज के बाद आप नहीं भूलिएगा। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ कि राम ने पनीर सोमवार को आधा खा लिया, तो सोमवार को तो आधा खा लिया, चलिए मंडे उसने आधा ले लिया, मंडे को आधा ले लिया। अब उसके पास शेष कितना बच गया था? 1/2 बच गया था। शेष का आधा पनीर मंगलवार को खाया, अब मंडे हो गया, ट्यूसडे को शेष का आधा, यानी शेष आपको इतना था, इसका आधा खाया, यानी कि 1/4 खा लिया मंगलवार को, सोमवार को इतना। अब जब 1/4 खा लिया तो शेष बचा कितना? अब शेष जो बचा कितना बचा? 1/4 शेष बच गया, तो वेडनेसडे आएगा। अब इस शेष का 1/2 खाएगा, यानी 1/8 खा लिया। इस रूप में पहला दिन 1/2 खाया, 1/4 खाया, 1/8 खाया, तो 7वां दिन कितना खाया होगा? 7वां दिन कितना खाया होगा? इस रूप में मैं देखिए आपको बना रहा हूं, यानी टोटल खाया हुआ पनीर, तो सोमवार को 1/2 खा लिया, मंगलवार को 1/4 खाया, 1/8 खाया, 1/16 खाया, 1/32 खाया, 1/64 खाया, 1/128 खाया। 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन उसको खिला दिए। अब कितना बचा है हमसे ये पूछा है, तो इसका पूरा एडिशन करते हैं, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 128 हो जाएगा। तो 128 हो गया, ये कितना होगा हमारा? ये 64 हो जाएगा, ये 64 हो गया, और ये 32 होगा, 16, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 16 ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यानी जब सबको हम जोड़ेंगे तो 127/28 वो क्या कर गया? घटक गया। क्या किया? घटक गया। तो कितना परसेंट एक सप्ताह के दौरान कितना पनीर खाया, कितना प्रतिशत खाया? तो खाया परसेंट बराबर गुना 100 कर देंगे। और जब इसको आराम से जब काटिएगा ना, एकदम आराम से जब काटिएगा, तो 99.211 समथिंग इसका राइट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है? VVI, यानी भुलाइल भटकल जरूर आई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। राम और रहीम की आयु का अनुपात दिया हुआ है। रहीम की आयु राम के आयु में क्या है? राम के आयु, देखिए राम और रहीम की आयु का अनुपात इतना दिया हुआ है। रहीम की आयु राम के यहां देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। राम के आयु का प्रतिशत क्या है? ठीक है, तो के जिसके साथ के और से लगा रहता है उसका वैल्यू नीचे होता है। तो रहीम की आयु कितना है? 11 है, और राम का 10 है, यानी कि 11/10 गुना 100 निकाल लीजिए फटाफट, 110%। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दिया गया है, एक पैटर्न दिया हुआ है, और इस पैटर्न के क्या पूछा गया है? देखिए दिया हुआ है 3 के पावर 51, 52, 3 के पावर 53, 54 है, तो किससे भाज्य होगा? यानी ये जो है, ये चारों ऑप्शन में से किससे कटेगा? तो देखिए ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा ना, तो ये क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन 10 का गुणज है, उसी से कटेगा। लेकिन देख रहे हैं कि इसमें दो गो ऑप्शन 10 का गुणज है, तो दोनों आंसर आपका होगा। ये ध्यान दीजिए, दोनों आंसर आपका सही होगा। आई जानते हैं ये क्वेश्चन जो है ना, ये RRB 2 से 3 बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा। और दलील क्या पढ़ा है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। दलील पढ़ा कि जो पहल का आंसर जो होगा ना, वही हम मानेंगे। तो क्या किया? पहल का आंसर हमेशा हमारा। तो ध्यान देंगे कि जब किसी भी प्रश्न का 2 आंसर मैच करेगा, तो क्या करेंगे? पहला आंसर हमेशा टिक करेंगे। तो इसको देखिए, ये कितना, इसमें क्या है कि 3 के पावर 51 हम कमन करते हैं, तो हो जाएगा 1 + 3 प्लस ये बचेगा 3 के पावर 2 बचेगा, ये 3 के पावर 3 बचेगा। तो 3 के पावर 51 गुना ये 27 और 9, 36 और 3 39 और 1, 40 हमको मिल गया। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसको काटेगा, कौन सा ऑप्शन काटेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 को लेते हैं।
40। तो 40 से 40 तो कट गया भैया, 40 से 40 तो कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो गया। लेकिन आगे भी मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं, 37 तो कभी काटेगा नहीं, 37 कभी नहीं काटेगा। आज 30 देखिए, चलिए 30 को देखते हैं। तो एगो जीरो से एगो जीरो कट गया। आइए ध्यान दीजिए, 3 के पावर 51 कहने का मतलब जानते हैं क्या है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 51 बार। तो इसको तो काटेगा, आइए 3 के पावर 50 बच जाएगा, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, यानी 30 भी उसको क्या कर गया? विभाजित कर दिया, यानी कि 30 भी हमारा क्या होगा? 30 भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर ना पहले से दलील पढ़ चुका है। कौन पढ़ा है? वही आरआरबी, जो आरआरबी अभी सभी विद्यार्थियों को भटका रहा है। तो उसने जानते हैं क्या बोला कि जो पहला आंसर, दो आंसर अगर आ रहा है तो पहला आंसर को हमेशा मानेंगे, दूसरा का हम नहीं मानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 1000 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 17 से विभाज्य होगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब एक से ज्यादा जब संख्या रहे, आप बोलेगा विभाजित करने के लिए, तो उसका पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 170। यानी किसी भी संख्याओं के समूह का एलसीएम ऐसा डिजिट होता है जो इन सभी से पूरा पूरा कटता है। तो जब इन सभी से पूरा पूरा कटेगा तो इससे जो भी संख्या कटने वाली होगी वो भी इससे कटेगा। तो 1000 में कितनी संख्याएं 170 से विभाज्य होगी? तो जब भागा देंगे तब ना निकलेगा। तो हो जाएगा 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85 हो जाएगा, और 150/70 हमारा बच गया। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। कितनी 17 5 85, सॉरी 5 हो जाएगा ये, सॉरी 5 हो जाएगा ये हमारा 5 हो जाएगा। 17 5 85, 5 बार मैंने कटा है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, यानी 5.150/170 हो गया। तो हमको इससे मतलब नहीं है कितना पूर्णांक आया, 5 आया, यानी कि 5 गो संख्याएं जो ऐसे भी अंदाज लगाइए ना, 1000 में कितनी हो जाएगी? तो 170 होगा, 340 होगा, 510 होगा, 680 होगा, 850 होगा। आज जब आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। 1020 तो नहीं होगा इसमें, 1020 कभी नहीं होगा। तो इसलिए कौन कौन संख्याएं आ गई? 5 गो आ गई। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पैटर्न दिया हुआ है और इस पैटर्न को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे इसके बराबर हो जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर, यानी 2√5 का स्क्वायर, तो 2 दूनी का 4 5 20 हो जाएगा। आप प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2ab, तो 2 दूनी का 4 4, 2 दूनी का 4 अचरती हैं 12√5 बराबर हो जाएगा 29 प्लस के रूट 29 प्लस के रूट 5 हो गया। अभी दोनों को जोड़ लिया जाए तो क्या मिला? 29 प्लस 12√5 बराबर 29 प्लस के रूट 5। तो 29 की जगह तो 29 है ही, और 12 की जगह क्या है? के है, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि के बराबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यदि विजय का वेतन विकास के वेतन का 7/6 गुना है और रंजीत का वेतन विकास के वेतन का 8/7 गुना है, तो विजय के वेतन और रंजीत के वेतन का अनुपात निकालें। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, विजय है और कौन है? और है एक विकास है, और कौन है? एक रंजीत है। ये तीनों के बारे में क्या कहा गया है कि विजय का वेतन जो है विकास के वेतन का 7/6 है। यहाँ पर एक काम करते हैं, सुविधा के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम एक्सचेंज कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। हालांकि वो भी सही था, वैसे भी हमारा वही चीज़ होगा। पहले को हम विकास को रख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम विजय को रख लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है कि विजय का वेतन जो है विकास के वेतन का 7/6 गुना है। अगर इसका हम 1 रखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा? 7/6 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि रंजीत का वेतन जो है विकास के वेतन का 8/7 है, तो इसका 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 8/7 हो जाएगा। अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, रेशियो कभी भी P/Q यानी भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो इसका एलसीएम लेंगे, 6 7 42 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 अनुपात 6 7 42 यानी 7 7 49 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 6 42 यानी 6 8
48 हो जाएगा, और एलसीएम वाला डिजिट हमारा क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो विकास और विजय और रंजीत का 42, 49 और 48 रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछा है, तो विजय और रंजीत, यानी विजय और रंजीत का रेशियो पूछा है, तो कितना हो जाएगा आपका 49:48 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है एक पैटर्न, देखिए पैटर्न है, इस पैटर्न में क्या रखेंगे, P बराबर 3 रखेंगे, P बराबर 3 और E बराबर 2 रखेंगे। जहां P है वहां पर 3 रखेंगे, जहां E है वहां पर 2 रखेंगे, और इसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, तो P बराबर 3 है, तो 3 3 का 9 छते 9 छक्का 54 हो गया, प्लस P इंटू ई, तो P बराबर 3 दूना 6 पाँचे 30 हो गया, प्लस ई स्क्वायर, ई बराबर क्या है 2 दूनी का 4 है, बटा में ये P स्क्वायर 3 3 का 9 छक्का 54 हो गया, माइनस 3 दूना 6 पाँचे 30 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी का 4 हो जाएगा। और आगे इसको हम बढ़ाते हैं, तो आगे कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 84 हो गया हमारा ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। और ये कटेगा, कटेगा किससे कटेगा देखा जाए, ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 4 से, ये कटेगा 4, ये कटेगा 4 से, ये भी कट गया 4 से, और 3 से कटेगा ये 3 7 21, 3 दूना 6, यानी कि 7 बट्टा क्या हो गया, 7/2 हो गया, 7/2 हमारा हो गया। यहाँ पर लगता है कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ है, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर हमारा जो है ये 88 आया है, इसका एडिशन में, एडिशन इसका मिस्टेक हुआ है, इसका एडिशन मिस्टेक हुआ है। चलिए इसको एडिशन हम सुधार लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा ये 24 हो जाएगा। 8 से करेंगे 11 बार में, 8 3 का 24 हो गया हमारा। हाँ ये हो गया 58 और 30 88 हो गया, ये हो गया 58 में से 30 घटेगा 24 हो गया। तो 8 से 11 बार में 24, यहाँ पर कोई वैल्यू 24 4 8 से 11 बार में हो गया ये 8 3 का 24, सॉरी ये 58 था ना जी। तो 58 में से जब 30 घटाएंगे, यहाँ पर देखिए 58 से जब 30 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा। और 4 से इसको काट दिया जाए, 4 से अब इसको काटेंगे तो हमारा, हाँ 4 से इसको काट दिया जाए तो हो जाएगा 22, 4 7 28, यानी कितना हो गया ये 22/7 हो जाएगा, 22/7, 22/7 हो जाएगा। ऑप्शन मिस्टेक है इसमें, 22/7 हो जाएगा, 22/7 यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये किसी राशि पर y वर्षों के लिए y% दर से साधारण ब्याज y रुपया होगा, तो मूलधन क्या होगा। तो इसमें देखिए सब कुछ तो दे दिया है, यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय आपका दिया हुआ है y गुना दर बट्टा 100 होता है, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो P बराबर यानी मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 100/y हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक धन 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 60% वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई धन हमारा था 100 और वृद्धि होगा तो क्या देगा, ब्याज देगा ना जी, ब्याज देगा। तो पहले क्या कर देंगे, इसका सिंपल कैलकुलेशन किया जाए, और हमारा टाइम दे दिया है 4 वर्ष टाइम दिया हुआ है, तो उसको देख लिया जाए, यानी कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होता है, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये रेट हो गया हमारा 15% हमारा रेट हो गया। अब क्या कह रहा है कि इस 15% पर 20,000 रुपया का, इस 15% पर 20,000 रुपया का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये चीज आपको निकालना है। क्लियर है, तो ये चीज निकालना है। यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन नॉर्मल मेरा रहेगा, ये 5 से काटेंगे 30 बार में, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, यानी 23/20 हो गया, 23/20 हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये हो जाएगा आपका 20,000 गुना
23 का, ये 23 गुना 23 गुना 23 बटा में हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 20 गुना 20 गुना 20 माइनस ये 2000 हो जाएगा। आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो गायब हो जाएगा, 2 से कटेगा ये, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में कटेगा। और इसका कैलकुलेशन करके हम 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद उसमें से क्या करेंगे, 20,000 जो हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल को घटा देंगे। प्रिंसिपल को घटाने के बाद क्या मिलेगा, हमारा CI मिल जाएगा। प्रिंसिपल को घटाने के बाद CI मिल जाएगा। तो इसको घटा करके और इसका क्या आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं तो पूरा कैलकुलेशन कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 960 रुपया है, 10% छूट देता है, फिर भी 8% का लाभ कमाता है। तो यहां पर ध्यान दिया जाए, अंकित मूल्य दिया गया है मार्क प्राइस। जब मार्क प्राइस दिया हो तो वहां पर क्रय मूल्य मान लीजिए 100%, क्रय मूल्य क्या था उसका 100% था। तो छूट किस मूल्य पर दिया जाता है, छूट जो है अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, बेचने के लिए दिया जाता है। तो 960 रुपया था, 10% छूट दिया, यानी कि 90% में क्या कर दिया, वो बेच दिया। 90% में सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस आपका ये हो गया। तो 10% छूट दिया, फिर भी 8% का लाभ होता है। तो लाभ किस मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो 100% क्रय मूल्य था, 8% का लाभ हुआ, यानी 108% में बेचा है। लेकिन बेचा है कितना, इतना में बेचा है। यहां से कैलकुलेशन करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 करेंगे और ये कटेगा, ये कटेगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 से कटेगा कितना बार में, 12 वाठी 96, यानी 1% बराबर 8। तो 100% बराबर 800, 100% बराबर क्या हो गया, 800 हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, यदि छूट न दी जाए, तो छूट न दी जाए यानी कि उसको मार्क प्राइस पर बेचा जाए। तो जब छूट न दिया जाए तो कितना में बेचा जाए, सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका, यानी जब 960 में बेचा जाए और उसका क्रय मूल्य है 800 रुपया, तो प्रॉफिट प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 160, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटा क्रय मूल्य 16 5 80, 5 से कटेगा कितना बार में, 20% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राम से इतना किलोमीटर की दूरी से बंदूक चलाई गई, वह 20 सेकंड देर से ध्वनि सुनता है, तो ध्वनि की गति क्या होगी, ध्वनि की गति यानी चाल पूछा गया है और दूरी आपका दिया गया है। दूरी क्या दिया है, 6.64 किलोमीटर, लेकिन मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन है। तो इस किलोमीटर को क्या करेंगे, मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर को मीटर में पॉइंट आएगा, बाटा में 100 आ जाएगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना करते हैं, 00 से 00 कैंसिल होगा, 6640 मीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। और इसमें टाइम दिया हुआ है, समय कितना दिया है, समय आपका 20 सेकंड का समय दिया हुआ है। और क्या पूछा है, गति यानी चाल पूछा गया है। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय होता है। 1 0 से 1 0, 2 से कटेगा ये 3 3 2, यानी 332 मीटर प्रति सेकंड आपका क्या हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया गया है, ए और बी एक साथ एक ही स्थान से शुरू करते हुए विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, और दोनों का चाल, इसका चाल दे दिया है 65.8 और इसका चाल दे दिया है 56.4 दिया है। तो चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए दोनों का चाल क्या होगा, इसका स्पीड क्या हो जाएगा। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का चाल हम जोड़ देंगे। दोनों का चाल हम क्या करेंगे, दोनों का चाल हम जोड़ देंगे। तो जोड़ दिया जाए चाल, यानी 122.2 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा चाल हो गया। क्लियर है। अब इसमें क्या कहा है, समय दे दिया है, ये चाल हमारा निकल गया। समय कितना दिया है, समय दिया 3 घंटा 20 मिनट को भी 60 से डिवाइड करके घंटा में कन्वर्ट करेंगे, यानी 3 3 का 9 1 10 बट्टा 3 घंटे का हमारा क्या हो गया, समय हो गया। अब क्या पूछा है, दूरी, यानी दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आपका दिया गया है कितना है,
122.2 चाल दिया है। समय कितना है 10/3 हमारा समय है। पॉइंट का बाई 10 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल होगा और ये कटेगा 3 से, 3 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा। 1 0 लेंगे 1 0 लेंगे और 3 7 21 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी दिख रहा है। आगे भी पॉइंट में समथिंग 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 ये जाते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्ताकार 3 वृत्त एक दूसरे को छू रहे हो। एक तार तीनों वृत्त के चारों ओर कस कर बांधा गया है, तो उस तार की लंबाई क्या होगी। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये दिया हुआ है कि 3 वृत्त इस रूप में है, 3 वृत्त इस रूप में दिया गया है। अब इसमें कंडीशन देखिए क्या दिया है कि तीनों को क्या किया गया, एक तार से कस करके बांध दिया गया। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसका इतना भाग और इतना भाग तो टच नहीं कर रहा है वृत्त का। ये तार का इतना भाग और इतना भाग तो वृत्त को टच नहीं कर रहा है। इस तार का इतना भाग वृत्त को टच नहीं कर रहा है। और इसके बारे में क्या दिया है, इसका त्रिज्या दे दिया गया है। त्रिज्या कितना दिया है 9 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या भी दिया हुआ है, यानी रेडियस है इसका 9 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है। तो इसमें देखा जाए हमसे क्या पूछा है कि चारों ओर कस करके बांधा गया, तो उस तार की लंबाई क्या है, यानी जिस तार से बांधा गया है उस तार की लंबाई क्या है। तो तार की लंबाई निकालते हैं। तो सबसे पहले तो उस तार की लंबाई यहाँ पर ध्यान दिया जाए, पूरा मेंशन कर दे रहे हैं। उस तार की लंबाई जो वृत्त के संपर्क में नहीं है, जो वृत्त के संपर्क में नहीं है, उसका लंबाई निकाल लिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये आर हो जाएगा। ये दूरी हमारा आर है, तो ये कितना हो जाएगा आर, यानी 2r यहाँ हो गया, 2r हमारा यहाँ हो गया और क्या हो जाएगा यहाँ भी हमारा 2r हो गया। यानी टोटल हमारा कितना हो गया 6r जो है वो तार के संपर्क में नहीं है। अच्छा, एक चीज देखा जाए इसमें, एक चीज हमको मिलेगा कि एक समरूपता के अनुसार जो वृत्त दिया गया है, तो एक समरूपता के अनुसार वृत्त में एक तार द्वारा आपस में बदले गए कोण कितना का होगा। तो एक वृत्त 360 डिग्री का, तो जब 3 पार्ट हो गया ना जी, तो कितना का होगा 120 डिग्री का हमारा एंगल हो जाएगा। यानी थीटा बराबर इसमें कितना हो गया, थीटा बराबर हमारा 120 डिग्री हो गया। अब हमको इसमें आगे बढ़ेंगे तो अगला कदम हमारा होगा कि वृत्त को छूने वाली तार की लंबाई निकाल लिया जाए। यानी वृत्त को छूने वाली तार की लंबाई, ये तो ना छूने वाली थी, वृत्त को छूने वाली तार की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2π/3, 2π/3 हो जाएगा ना जी, क्योंकि 3 पार्ट में बटा हुआ है। 2π/3 और तीसरा के लिए भी हो जाएगा 2π/3 हो जाएगा हमारा। तो इसका पूरा कैलकुलेशन होगा हमारा कितना, पूरा कैलकुलेशन हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा, एलसीएम हमारा 3 हो जाएगा। और 3 कितना हो गया 3 ये 2 2 4 2 6π/3, 6π/3 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, पूरा हमारा हो जाएगा 2π हो जाएगा, पूरा 2π हो गया। और इसका रेडियस भी इसके साथ में दिया जाए तो ये r हो जाएगा, रेडियस लगा दिया जाए तो 2πr हो गया हमारा छूने वाली लंबाई 2πr। क्योंकि यहाँ भी हम 2πr ऐसे भी लिख सकते हैं, 2πr लिख सकते हैं। 3 पार्ट इसलिए करेंगे कि मात्र एक पार्ट को उसके टच कर रहा है, 3 पार्ट टच नहीं किया है, तो 2πr यहाँ भी लगा सकते हैं, तो 2πr हो गया ये। अब आगे यहाँ पर देखा जाए, आगे हमको क्या करना है, यहाँ r का वैल्यू हम रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ r का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2πr। ये छुआ, आज छुआ कौन नहीं, ये कौन नहीं छुआ, यानी कि 6r नहीं छुआ था ना जी, तो 6r हमारा टच नहीं किया था। r का वैल्यू कितना दिया था 9 दिया था, तो 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18π और प्लस यहाँ 9 रखेंगे तो 9 छक्का 54, यानी कि 18π + 54 जो है उसको टच नहीं किया है, मैंने पूरा टच किया है। उस तार की लंबाई ना निकालना जिससे पूरा बना गया है, तो 6r तो टच नहीं किया था और 2πr क्या किया था, उसको टच किया था। तो पूरा कितना भाग स्पर्श किया, पूरा स्पर्श किया हुआ भाग इतना हो गया, यानी कि 54 + 18π ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया कि एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजाएं 10 मीटर है उसके अंदर बनाने जाने वाले 2 मीटर चौड़े फुटपाथ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका आयत, ये आपका वर्गाकार दिया है, ये आपका वर्ग हो गया, इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता फुटपाथ बनाया गया है। तो पूरा वर्ग हमारा था कितना, 10 मीटर का था, और इधर 2 मीटर, इधर 2 मीटर, इधर 2 मीटर, इधर 2 मीटर। तो जो अंदर वाला फुटपाथ को छोड़ करके जो अंदर वाला बच गया ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करेंगे, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे माइनस फुटपाथ के अंदर फुटपाथ को छोड़ करके, फुटपाथ छोड़कर शेष का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हमारा 10 का स्क्वायर और फुटपाथ को छोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा अंदर वाला 8 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो गया। यानी 36 मीटर स्क्वायर को क्या करेगा वो, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 2 इधर छोड़ा है ना जी, 2 इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ा तो 4 छोड़ दिया ना, 1 मिनट, सॉरी, ये तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, यहाँ 2 इधर छोड़ा, 2 इधर, 2 इधर छोड़ा, 2 इधर छोड़ा, तो उस सेंस में ये इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, चारों तरफ 2 छोड़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस भाग का ये क्या करेंगे हम, 6 हो जाएगा, ये भाग जो है हमारा ये 6 का स्क्वायर होगा तो 6 का 36, यानी कि हो जाएगा यही हो जाएगा हमारा 64 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। किस भाग का, ये हमारा जो फुटपाथ बनाया गया है उस फुटपाथ का क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका बोर्ड मास से दिया गया है तो इसका वैल्यू देखिए निकाला जाए, इसमें रेकरिंग लगा हुआ है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम रेकरिंग का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ ध्यान दिया जाए, ये दिया हुआ है 18 भागा 1/8, मझोला कोष्ट चालू हो रहा है यहाँ पर 11 प्लस 16 माइनस। तो इसका कैलकुलेशन जब हम पूरा करेंगे तो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 14, 8 6 14 हो गया, ये 14 हो गया, दोनों को ही जोड़ लिया जाए क्योंकि छोटा कोष्ट का पहले प्रोसेस हम पूरा कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 17, और 17 में से जब 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 17 में से 14 को घटाएंगे तो 3, यानी कि -3 आ गया। चलिए छोटा कोष्ट का प्रोसेस हम वहां कंप्लीट कर चुके हैं और आगे आपका दिया गया है कि 18 भागा 1/8 और इसका पूरा प्रोसेस कर लिया जाए। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 27। यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन में यहाँ पर का लगा है, क्वेश्चन में यहाँ पर क्या रहेगा, का लगा हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ पर का लगा हुआ है, लेकिन पहले ब्रैकेट डील कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, और का को क्या करते हैं मल्टीप्लाई में करते हैं तो पहले प्रोसेस इसका हो जाएगा, यानी की हो गया हमारा 3 हो गया, 8 का 24। अब 18 भागा 3 बराबर क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकाले, तो वर्गमूल हमारा इसका हो जाएगा 3 के पावर 34 प्लस 3 के पावर 35। इसमें क्या करेंगे कि 3 के पावर 34 को हम कॉमन करते हैं तो 1 + 3 हमारा हो जाएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान दिया जाए, अगला टॉपिक हम क्या इसको बढ़ाते हैं इस रूप में कि 3 के पावर 34 गुना 4 हो जाएगा। तो 3 के पावर 34 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा 3 के पावर 17, और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 17 गुना 2, 3 के पावर 17 गुना 2, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, कितने विकर्ण बनेंगे 18 भुजा वाला में। तो किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-3/2, जहां n बराबर भुजा की संख्या, n बराबर क्या हो जाएगी, भुजा की संख्या हो जाएगी। और बहुभुज का मेरा बहुत ही अच्छा वीडियो आपके अपने चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी पर अपलोड किया हुआ है, जा करके एक बार पूरा बहुभुज रिवीजन कीजिए, कभी नहीं छूटेगा। तो विकर्णों की संख्या पुट किया जाए, यहाँ पर हमारा भुजा की संख्या कितनी है 18 है, तो ये हो जाएगा 18 गुना 18 - 3 15/2 हो जाएगा, 2 से कटेगा 9 बार में, 15 9 100
35। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ये वैल्यू दिया हुआ है और ये इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए इसको अगर हम विस्तार रूप में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, इस रूप में हो जाएगा। और 4 को अगर तोड़ते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी रूप में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब हमको क्या पूछा है, इसका पूरा हमसे वर्गमूल पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये पैटर्न बना रहा है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर का है। और इंटू इसमें दिया हुआ है, इसमें इंटू दिया हुआ है। इंटू में क्या दिया है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी चला जाएगा a प्लस बी का, तो a की जगह x है और b की जगह हमारा 3 का स्क्वायर है। तो जब रूट अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर हट जाएगा, यानी कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंभे के आधार और शीर्ष से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक टावर है हमारा और एक खंभा है। खंभा की लंबाई 10 दे दिया गया है। ये हो गया हमारा AB, ये हमारा हो जाएगा CD हो गया, और ये शीर्ष को हम E मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है 30 डिग्री और यहाँ पर हमारा दिया गया है 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 60 डिग्री दिया हुआ है। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जब ये 10 है तो ये भी हमारा 10 हो जाएगा और ये H हो जाएगा, H हो जाएगा, यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा डिस्टेंस होगा 10 प्लस H हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पहले चलते हैं tan थीटा से, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा हमारा 10 प्लस H, तो लंब हो गया 10 प्लस H हो गया। आधार इसका क्या है, आधार इसका AB दिया हुआ है। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको मेंशन कर दे रहे हैं कि AB की लंबाई बराबर हो जाएगी CD की लंबाई, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो tan 60 का वैल्यू √3 हो जाएगा, √3 यहाँ लाते हैं, यानी कि AB की लंबाई यहाँ से हमको मिल गया 10 प्लस H बराबर बटा √3 हो गया। दूसरा कंडीशन हम लेके चलेंगे, दूसरा कंडीशन जो ऊपर में बना है tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, आधार का वैल्यू क्या है CD, और CD बराबर AB हम पहले भी ले चुके हैं, CD बराबर AB हम ले चुके हैं, तो CD की जगह क्या रखेंगे, AB रखेंगे, तो H बट्टा CD का वैल्यू AB, यानी AB की जगह क्या रखेंगे 10 प्लस H बाई √3, अपने सुविधा के लिए √3 को ऊपर भेजेंगे, तो √3H में जब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3H, और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस H, यानी कि 2H बराबर हो जाएगा 10, तो H बराबर हो गया 5, यानी H बराबर कितना हो गया 5 हो गया। तो टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो गया आपका 10, ये हो जाएगा 5, यानी 15 मीटर टावर की ऊंचाई हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दे दी गई है और इसके एक विकर्ण की भी लंबाई देकर के इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो समचतुर्भुज का पहले फिगर ड्रॉ कर लिए, इसका प्रत्येक भुजा जो होता है बराबर होता है, प्रत्येक भुजा दे दिया गया। इसका एक विकर्ण है 36 और दूसरा विकर्ण के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो किसी समचतुर्भुज की जो भुजा की लंबाई होती है विकर्ण के, जब विकर्ण एक दूसरे को क्रॉस करता है तो ये कर्ण का काम करती है। तो कर्ण हमारा हो गया कितना, कर्ण हमारा हो गया 30, और ये दिया हुआ है इसको लंब या आधार को मान लीजिए, हो गया आधार हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका पूरा वैल्यू जब हम निकालेंगे तो इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं। तो इसका पूरा वैल्यू कितना होगा, ये निकाल लिया जाए तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900, आधार इसको मानते हैं तो आधार का यानी 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324। इसको घटाते हैं, घटाने के बाद क्या मिला हमको 6 मिला, 7 मिला, यहाँ पर यानी 576, यानी इसका वैल्यू 24 आया, तो ये भी हो जाएगा हमारा 24। तो पहला विकर्ण हमारा दिया हुआ था कितना 36 दिया था,
और दूसरा विकर्ण कितना हो गया 48 हो गया। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण होता है। और यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल होगा कितना बार में, ये हो गया 24 हो गया, 2 से कैंसिल कर दिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 24 छक्के 144 का 4 14 हो जाएगा, 24 दूना 48, 24 दिया 72, और 72 में हम 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 में 14 को हम यहाँ फ्रेश मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 में 74 को हम ऐड करते हैं तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना हो गया 14 यहाँ जोड़ लिए तो कितना हो गया, ये 86 हो गया, यानी कि 864 हो गया, 864 मीटर स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। और आज के सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूं। तो 2 बिंदु दिया है और दोनों बिंदुओं के बीच का ढलान यानी स्लोप का वैल्यू निकालना है। तो स्लोप बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 होता है। ये है आपका x1, ये है y1, x2, y2। तो यहाँ वैल्यू रखा जाए, y2 हो गया आपका 2 और y1 क्या है -4 है तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। और x2 हमारा 5 है, चलिए x2 5 रख दिए, x1 क्या है हमारा 3 है, -3 रख देंगे। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6/2 कहने का मतलब 3 इकाई इसका आंसर हो गया, 3 इकाई ऑप्शन नंबर 4 आपका ये आंसर हो गया। तो ये था हमारा आज RRB NTPC CBT 2 और ग्रुप डी का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस तरह से मैं रोज 30 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके सामने लेकर के उपस्थित रहूंगा। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।